इधर हॉस्पिटल में एक हफ्ता कब गुजर गया किसी को एहसास तक नहीं हुआ। इशिका अब धीरे धीरे पहले से काफी ज्यादा बेहतर महसूस करने लगी थी। हालांकि उसके शरीर में अभी भी कमजोरी साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा डर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा था। इस पूरे एक हफ्ते में उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल शेखर ने रखा था। दवा देने से लेकर समय पर खाना खिलाने तक, और यहाँ तक कि फ्रेश होने में भी उसने उसकी पूरी मदद की थी। लेकिन जब भी इशिका को फ्रेश होना होता तो वो जिद करके पहले शेखर की आंखों पर पट्टी बंधवाती थी। उसके चेहरे पर उस वक्त हल्की सी झिझक और असहजता साफ दिखाई देती थी। शेखर हर बार उसकी इस बात पर चुप हो जाता था। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन इशिका की मानसिक हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसे मजबूर करना उसके लिए और ज्यादा तकलीफ देना हो सकता था। इसीलिए हर बात वो बिना बोले बिना सवाल किए बिल्कुल चुपचाप अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेता था और उतनी ही शांति से उसकी मदद करता था। उस दिन भी फ्रेश होने के बाद वो बड़े संभाल कर उसे वापस कमरे में ले आया और धीरे से बेड पर बैठा दिया। तभी एक नर्स अंदर आई और ट्रे में रखा ताज़ा जूस उसके सामने रख गई। शेखर ने खुद ग्लास उठाकर उसे पकड़ाया और तब तक वहीं बैठा रहा जब तक उसने आराम से जूस पी नहीं लिया। इसी तरह पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन इस दौरान सिर्फ इशिका की तबीयत ही नहीं बदली थी। शेखर के सामने कुछ ऐसे राज भी आए थे जिन पर यकीन करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। हर नई सच्चाई पिछले सच से ज्यादा खतरनाक निकल रही थी। दूसरी तरफ जय भी पूरे समय इशिका का बराबर ख्याल रख रहा था। दोनों ने मिलकर उसे कभी अकेला महसूस ही नहीं होने दिया था। आखिरकार आज वो दिन आ भी गया था जब डॉक्टरों ने इशिका को डिस्चार्ज करने का फैसला लिया था। अब वो अपने पैरों पर धीरे धीरे चल भी लेती थी। आज उसे वापस मेंशन जाना था, लेकिन आज उसके पास शेखर नहीं था। राध्या, ध्रुव और जय उसे लेने आने वाले थे। किसी के चेहरे पर हल्की सी राहत थी कि आखिर वो हॉस्पिटल से घर जा रही है, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी के पीछे इस वक्त कितनी बड़ी चाल चुपचाप खेली जा रही थी। उधर उसी समय शहर के एक बंद कमरे का माहौल बिल्कुल अलग था। कमरे में पहली खामोशी के बीच सिर्फ किसी के दर्द से कराहने की आवाज ही गूंज रही थी। जमीन पर एक आदमी बुरी तरह गिरा हुआ था। उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था, जिसने उसके कपड़ों को पूरी तरह लाल कर दिया था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और हर सांस उसके लिए किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। उसके ठीक सामने शेखर खड़ा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं था, कोई भी जल्दबाजी भी नहीं थी। बस वही खामोश और ठंडी निगाहें जिन्हें देखकर सामने वाला इंसान खुद डर से टूट जाए। उसके पीछे कुणाल खड़ा था। उसके चेहरे पर भड़कता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना रहम किए उस आदमी को दोबारा जोर से मारा। दर्द से तड़पते हुए वो आदमी चीख पड़ा और हाफते हुए बोला, सर प्लीज, मुझे नहीं पता था इसके पीछे कौन है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों का शेखर पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने बिना कुछ कहे अपने जेब से फोन निकाला और उसके सामने एक वीडियो चला दिया। वीडियो देखते ही उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक औरत और एक छोटा सा बच्चा खड़े थे। दोनों बुरी तरह रो रहे थे और उनके सिर पर किसी ने बंदूक तान रखी थी। औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए लगातार रहम की भीख मांग रही थी, जबकि बच्चा डर के मारे जोर जोर से रो रहा था। ये नजारा देखते ही उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो लगभग चीखते हुए बोला, नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना, मैं सब बताता हूँ, सब सच बता दूंगा मैं, प्लीज उन्हें कुछ भी मत करना। उसने कांपते हुए अपने आंसू पोंछने की कोशिश की और टूटी हुई आवाज में बोलना शुरू किया, मुझे एक औरत का फोन आया था। उसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दो। उस दिन वो लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी। फिर एक गाड़ी उसे छोड़ने के लिए आई थी। मुझे तो बस इतना कहा गया था कि उसे इस रूम तक छोड़ दो। उसके बाद मैं वहां से चला गया था, लेकिन अगले ही दिन पता चला कि वो लड़की बचकर भाग गई और फिर मुझे कहा गया कि मैं आपसे झूठ बोल दूं। हर शब्द के साथ उसकी आवाज और धीमी होती जा रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए भारी खामोशी छा गई थी।
तभी अचानक कुणाल का सब्र टूट गया। वो गुस्से से उसकी बिल्कुल सामने झुक गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसने उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया और दहाड़ते हुए बोला, अबे ये बता कि किसने तुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी, जबकि जमीन पर पड़ा वो आदमी डर के मारे फिर से कांपने लगा था। जमीन पर पड़ा वो आदमी दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसके पूरे शरीर में कंपन साफ दिखाई दे रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और डर ने उसके चेहरे का सारा रंग ही छीन लिया था। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़ी उम्मीद से शेखर की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज हर शब्द के साथ टूट रही थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए प्लीज। वो लगभग गिड़गिड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद सच बोलने से उसकी जान बच जाए। कमरे में कुछ पल के लिए फिर वही भारी खामोशी फैल गई थी। कुणाल ने भी इस बार उस आदमी की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर डर बनावटी नहीं लग रहा था। उसने धीरे से अपनी नजर शेखर की तरफ घुमाई और गंभीर आवाज में कहा, भाई मुझे लगता है इस बार ये सही बोल रहा है। ये नहीं जानता कि भाभी को हर्ट करने के पीछे रियल मास्टरमाइंड कौन है। उसके शब्दों के बाद कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। शेखर अब तक बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की ठंडी चमक बता रही थी कि उसके अंदर गुस्से का तूफान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले ही पल शेखर धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ा। उसके कदम की आहट सुनते ही जमीन पर पड़ा आदमी और ज्यादा सहम गया था। कुणाल बिना कुछ बोले तुरंत एक तरफ हट गया। शेखर उसके बिल्कुल सामने जाकर रुका। फिर उसने अपनी भारी जूता उस आदमी के पेट पर रख दिया। पहले तो उसने उस दबाव को और भी ज्यादा बनाया, लेकिन अगले ही सेकेंड उसने अपना पैर पूरी ताकत से उसके पेट पर मसल दिया। दर्द से उस आदमी की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका शरीर तड़प कर सिकुड़ गया था, लेकिन शेखर की आंखों में जरा सी भी नरमी नहीं आई। उसने दांत पीसते हुए बेहद ठंडी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, तुझे तरस नहीं आया उस छोटी सी बच्ची पर जो शायद तेरी बच्ची जैसी होती? उसके हर शब्द में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ उस आदमी से नहीं बल्कि उन सभी लोगों से सवाल कर रहा हो जिन्होंने किसी मासूम सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने में हमेशा उनका साथ दिया था। तभी कुणाल आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ बोले एक AK-47 उठाकर शेखर के हाथों में दे दी। उसकी आंखों में भी वही नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने उस आदमी की तरफ घूरते हुए कहा, ऐसे आदमी को जीने का कोई भी हक नहीं है जो लड़कियों की तो छोड़ो बच्चों का रेपिस्ट भी नहीं करता। उसके शब्दों के साथ कमरे का माहौल और भी ज्यादा खामोश और भारी हो गया। कुणाल की बात खत्म होते ही कमरे में लगातार 2-3 गोलियों की आवाज तेज तेज गूंजी। उन धमाकों की गूंज दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई थी। अगले ही पल सब फिर से शांत हो गया। जमीन पर वही आदमी अब बिल्कुल निश्चल पड़ा था। कमरे में सिर्फ बारूद की गंध और फैला हुआ सन्नाटा बाकी रह गया था। शेखर ने बिना एक बार भी उसकी तरफ देखे हथियार वापस कुणाल की तरफ बढ़ा दिया और दोनों अपने गार्ड्स के साथ वहां से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में उनका काफिला सीधे मेंशन की तरफ रवाना हो गया। उधर मेंशन में माहौल कुछ अलग था। सुषमा जी के चेहरे पर आज खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज इशिका हॉस्पिटल से वापस घर आने वाली थी। इसी बीच मिताली जी, ब्रंक और कैरी अपने काम की वजह से वापस लंदन के लिए निकल चुके थे। उनके जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सुषमा जी, श्रेया और राध्या ने संभाल ली थी। तीनों ने मिलकर इशिका के स्वागत के लिए पूरे घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। सजावट की हल्की रोशनी पूरे माहौल को और भी गर्मजोशी से भर रही थी। तभी बाहर गेट के पास जैकी कार आकर धीरे से रुकी। कार को देखते ही श्रेया और राध्या की आंखों में खुशी की चमक उठी। दोनों लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसी पर सिर्फ एक सेकंड के लिए सुषमा जी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उनके होठ हल्के से सिकुड़ गए थे और आंखों में एक अजीब सी झुंझलाहट चमक आई थी। हालांकि वो भाव सिर्फ एक पल के लिए ही था। इससे पहले कि कोई उनकी तरफ ध्यान देता, उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। अगले ही पल उनके चेहरे पर फिर से वही बड़ी बनावटी लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मुस्कान लौट आई थी, जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो। तभी मेन गेट का दरवाजा धीरे से खुला और जय सबसे पहले अंदर आया। उसने बहुत संभाल कर इशिका को सहारा दे
रखा था ताकि चलते वक्त उसे जरा से भी तकलीफ ना हो। हॉस्पिटल से लौटने के बाद भी उसके कदम अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे, इसीलिए वो धीरे धीरे जय के साथ ही चल रही थी। उनके ठीक पीछे ध्रुव और साइना भी अंदर आए। जैसे ही तीनों दरवाजे के पास पहुंचे, सुषमा जी तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उन्होंने हाथ उठाकर जय और ऋषिका को वहीं गेट पर रुकने का इशारा किया। पास रखी हुई आरती की थाली उठाकर वो दोनों की आरती उतारने वाली थी कि तभी पूरे हॉल में एक ठंडी, गंभीर और बेहद शांत आवाज गूंज उठी, वेट। उस एक शब्द ने जैसे पूरे माहौल को एक पल में रोक दिया था। कमरे में मौजूद हर इंसान का ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ चला गया। जय और ऋषिका भी पलटकर पीछे देखने लगे। दरवाजे पर शेखर और कुणाल खड़े थे। दोनों बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही पूरे माहौल पर भारी पड़ रही थी। शेखर बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ा। उसके कदम नपे तुले हुए थे और चेहरे पर वही रहस्यमयी ठंडापन था। वो सीधे आकर ऋषिका के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बड़े सहज तरीके से अपना हाथ ऋषिका की कमर के चारों ओर रख दिया, मानो साफ बता रहा हो कि इस वक्त वो उसके साथ खड़ा है। उसके होठों पर एक हल्की सी डेविल स्माइल उभरी और उसने सीधे सुषमा जी की आंखों में देखते हुए शांत लहजे में कहा, अब आप शुरू कर सकती हैं। उसकी आवाज में छिपा हुआ मतलब शायद वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह न समझ पाया हो, लेकिन सुषमा जी जरूर समझ गई थी। एक पल के लिए उनके हाथों की मुट्ठी अपने आप बन गई थी। चेहरे की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चुभन साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि अगले ही पल उन्होंने खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। होठों पर फिर वही अपनापन भरी मुस्कान सजाई और बिना कुछ कहे जय, ऋषिका और शेखर तीनों की आरती उतार दी। उधर जय ये सब चुपचाप देख रहा था। शेखर की हरकत पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये कभी नहीं सुधरेगा साला। लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी से ज्यादा अपनापन था, क्योंकि वो शेखर की आदतों को अच्छी तरह से जानता था। ऋषिका इस पूरे समय बिल्कुल शांत खड़ी रही। जब उसे पहली बार पता चला था कि सुषमा जी उसकी माँ है, तब उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बरसों से जिस रिश्ते की कमी उसे महसूस की थी, वो अचानक उसके सामने खड़ा था। लेकिन हॉस्पिटल में बिताए उस एक हफ्ते ने उसकी सोच में बहुत कुछ बदल दिया था। उसे साफ याद था कि एक दिन जब शेखर उसकी देखभाल कर रहा था, तब उसने बहुत गंभीर आवाज में उससे कहा था, कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी कभी भी आकर तुम्हें ये कह दे कि वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हें तुरंत मान नहीं लेना चाहिए। उस वक्त ऋषिका उसकी बात पर बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। उसे लगा कि शायद शेखर हमेशा की तरह जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की बात कर रहा है, इसलिए उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जैसे ही उसकी नजर सुषमा जी पर पड़ी और फिर उसने शेखर के चेहरे की तरफ देखा, वही शब्द उसके कानों में फिर से गूंज उठे थे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। खुशी अब भी थी, लेकिन उसके साथ एक हल्का सा डर और सवाल भी जुड़ गया था। ऋषिका की आंखें अनजाने में एक बार जय पर गई और फिर वापस सुषमा जी पर टिक गई। अब उसके मन में सवालों की लंबी कतार खड़ी हो चुकी थी। वो जय के साथ रहते रहते इतना तो जान चुकी थी कि जय सचमुच उसका असली भाई है। उसके प्यार, उसके व्यवहार और उसके हर फैसले में कभी कोई बनावट नहीं थी। लेकिन एक सवाल अब लगातार उसके मन को परेशान कर रहा था। अगर जय उसका भाई है तो उसे सुषमा जी कहाँ मिली? उसे कैसे यकीन हुआ कि वही उसकी माँ है? आखिर ये सच्चाई सामने कैसे आई? इन सब सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन एक बात उसे पूरा यकीन था, शेखर कभी भी बिना वजह किसी पर शक नहीं करता। अगर उसने उसे इतनी बड़ी बात कहकर सावधान किया था तो जरूर उसके हाथ कुछ ऐसा लगा होगा जो बाकी किसी को अभी तक नहीं पता है। फिर भी वो ये भी जानती थी कि शेखर अपनी अधूरी जानकारी कभी किसी के सामने नहीं रखता। जब तक उसे हर सच का पूरा यकीन न हो जाता, तब तक वो खामोश ही रहता था। यही वजह थी कि ऋषिका ने उस पल कोई सवाल नहीं किया। उसने बस चुपचाप सबके चेहरों को देखा, जबकि उसके मन में शक का एक छोटा सा बीज अब धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा था। ऋषिका के मन में एक के बाद एक सवाल लगातार घूम रहे थे। उसकी नजर कभी सुषमा जी के चेहरे पर जाती तो कभी अनजाने में शेखर की तरफ चली जाती थी। वो अभी भी उसी उलझन में खोई हुई थी कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। एक पल के लिए उसने चौंक कर अपनी सांस रोक ली। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से थोड़ी बड़ी हो गई। वो शेखर की गोद में थी,
बिना उसे कुछ महसूस होने दिए शेखर ने उसे आराम से उठाकर अंदर की तरफ लेकर जा रहा था। उसके कदम बिल्कुल संभले हुए थे ताकि इशिका को जरा से भी तकलीफ ना हो। कुछ पल के लिए इशिका बस उसे देखती रह गई थी। फिर उसकी नजर बगल में चलते हुए जय पर गई, जो बिल्कुल शांत होकर उनके साथ साथ चल रहा था। पूरे हॉल में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। उधर कुणाल हमेशा की तरह राध्या को किसी न किसी तरह बात पर तंग करने में लगा हुआ था। राध्या उसे घूर रही थी, जबकि कुणाल के चेहरे पर शरारती मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव और साइना पूरे दिन की भागदौड़ और थकान से बिल्कुल टूटे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चले गए। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा था। उधर श्रेया भी जय के साथ अंदर चली गई थी, लेकिन सुषमा जी के चेहरे पर फैली मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने जैसे तैसे अपने चेहरे के भाव संभाले, गहरी सांस ली और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बाहर से देखने वाला शायद यही समझता कि वो थक गई हैं, लेकिन उनके कदमों की तेजी और चेहरे पर उभरती हुई कसावट कुछ और ही कहानी कह रही थी। सबसे खास बात तो ये थी कि ये पूरा नजारा इशिका की नजरों से बच नहीं पाया था, क्योंकि वो इस वक्त शेखर की गोद में थी। इसीलिए उसकी नजरें पूरे समय सुषमा जी के चेहरे पर और उनके बदलते हुए हाव भाव पर टिकी हुई थी। जब से वो इस घर में आई थी तब से उसने सुषमा जी की हर छोटी बड़ी प्रतिक्रिया को चुपचाप नोटिस किया था, लेकिन अभी अभी उनके चेहरे पर जो पल भर का गुस्सा और फिर तुरंत बदली हुई मुस्कान उसने देखी थी, उसने मन में उठे शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। उसके दिल ने पहली बार जोर देकर कहा कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो उससे छिपाया जा रहा है। दूसरी तरफ शेखर भी उसकी आंखों में चल रही हलचल पड़ चुका था। उसकी खामोशी बता रही थी कि इशिका अब खुद सोचने लगी है। वो चाहता तो उसी वक्त 1 मिनट में सारी सच्चाई उसके सामने रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता था कि इशिका खुद इस सच तक पहुंचे, खुद हर चेहरे के पीछे छुपे इरादों को पहचाने। इसलिए उसने हॉस्पिटल में सिर्फ एक छोटा सा इशारा दिया था, बाकी फैसला और समझ अब इशिका पर छोड़ दी थी। कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है, और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। इशिका के मन में बोया गया शक का छोटा सा बीज अब धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगा था। कुछ ही देर में शेखर उसे लेकर उसके कमरे तक पहुंच गया था। उसने बेहद सावधानी से उसे अपनी गोद से उतारा और आराम से बेड पर बैठा दिया। उसके हर मूवमेंट में वही अपनापन और सुरक्षा का एहसास था जो पिछले 1 हफ्ते से इशिका लगातार महसूस कर रही थी। उनके पीछे पीछे जय और श्रेया भी कमरे में अंदर आ गए थे। कमरे का माहौल बाकी पूरे घर से बिल्कुल अलग था। यहाँ सिर्फ अपनापन था और सुकून था। थोड़ी ही देर में नौकर एक एक करके ट्रे लेकर अंदर आने लगे। टेबल पर तरह तरह के खाने की चीजें सजाने जाने लगी। इशिका ने जैसे ही उन पर नजर डाली, उसकी आंखों में हल्की हल्की चमक आ गई थी। वहाँ रखी हर चीज उसकी पसंद की थी। उसकी पसंद का जूस, उसके पसंद का खाना, उसके पसंद की मिठाई, सब कुछ। श्रेया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसने पिछले कई दिनों से सिर्फ इसी बात का ध्यान रखा था कि इशिका जब हॉस्पिटल से घर लौटे तो उसे किसी भी चीज की कमी ना महसूस हो। इसीलिए उसने उसकी पसंद की हर डिश खास तौर पर बनवाई थी। कमरे में फैली खाने की खुशबू और अपनों की मौजूदगी ने माहौल को कुछ पल के लिए हल्का जरूर कर दिया था, लेकिन इशिका के मन में उठे सवाल अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुए थे। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, मगर उसके भीतर सच्चाई तक पहुंचने की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। जय और श्रेया कुछ देर तक चुपचाप इशिका के पास बैठे रहे। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी, जिसे बीच बीच में सिर्फ हल्की बातचीत और बाहर से आती हवाओं की सरसराहट ही तोड़ रही थी। थोड़ी ही देर में राध्या और कुणाल भी कमरे में आ गए। राध्या ने मुस्कुराकर इशिका का हाल पूछा, जबकि कुणाल ने हमेशा की तरह माहौल हल्का करने की कोशिश की। कुछ मिनट तक सभी उसके साथ बैठे रहे ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो, लेकिन डॉक्टर की बात सबको याद थी कि इशिका को अभी ज्यादा आराम की जरूरत है। इसलिए धीरे धीरे सभी उठने लगे। जय ने एक बार फिर उसकी तबीयत पूछी। श्रेया ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर चारों कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर से शांति फैल गई थी। अब वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, इशिका और शेखर। शेखर कमरे के एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नजर सामने थी, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त कितनी बातें एक साथ चल रही थी। कुछ पल तक इशिका उसे चुपचाप देखती रही, फिर आखिर उसने धीमी सी वॉइस में पूछा, क्या तुम सब पहले से जानते थे? उसकी आवाज में उम्मीद थी और डर भी। शेखर ने बिना उसकी तरफ देखे शांत लहजे में जवाब दिया,
नहीं, जब तुम हॉस्पिटल में थी तभी मुझे ये सब पता चला। उसके सब छोटे थे लेकिन बिल्कुल साफ। इशिका कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे उनके बारे में सब जानना है। आखिर वो ये सब हमारे साथ क्यों कर रही हैं? हमने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। इतने दिनों से दबे हुए सवाल उसके अंदर जगह नहीं बना पा रहे थे। शेखर ने इस बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, न हमदर्दी, बस एक ठंडा सा सच था। वो धीमे से लेकिन साफ लहजों में बोला, प्रॉपर्टी, पैसा लोगों से बहुत कुछ करवा देता है, और हाँ, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। आगे तुम्हें खुद ही ढूंढ कर निकालना होगा कि इन सब के पीछे आखिर राज क्या है। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कमरे के बाहर खड़ा एक और इंसान उनकी पूरी बातचीत सुन चुका है। दरवाजे के ठीक पास जय की खामोशी से खड़ा था। जैसे ही उसने शेखर के कदमों की आहट सुनी अपनी तरफ, वो तुरंत दीवार की ओर छिप गया। अगले ही पल शेखर बाहर निकला। उसकी नजर एक पल के लिए सीधे उसी जगह पर गई जहां जय खड़ा था। दोनों की आंखें शायद एक पल के लिए मिली भी थी, लेकिन शेखर ने ऐसा जताया जैसा उसने कुछ देखा ही नहीं है। बिना कुछ बोले वो उसी शांत लहजे के साथ में आगे बढ़ गया और कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो गया। जय कुछ देर तक वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा। उसके मन में भी अब सवालों का तूफान उठ चुका था। फिर उसने गहरी सांस ली और किचन से गर्म हल्दी वाला दूध लेकर वापस इशिका के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर आते ही उसने देखा कि इशिका आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटी हुई थी। वो शायद आराम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि उसके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। जय धीरे से उसके पास बैठा और प्यार से उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, लाडो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, जल्दी से इसे पी लो। उसकी आवाज सुनते ही इशिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने जय को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बिना कुछ कहे उठकर बैठ गई। उसे हल्दी वाला दूध हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद था। उसने दोनों हाथों से ग्लास पकड़ा और धीरे धीरे दूध खत्म कर दिया। जब ग्लास पूरी तरह खाली हो गया तो जय ने मुस्कुराते हुए उसके होठों के किनारे से लगी दूध की हल्की सफेद लकीर अपने हाथों से साफ कर दी। उस छोटे से अपनापन भरे पलों में दोनों के बीच वही भाई बहन वाला रिश्ता साफ झलक रहा था। फिर जय उसके सामने बैठ गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। उसने शांत आवाज में पूछा, तुम अभी अभी क्या बात कर रही थी शेखर से, और किसके बारे में बात कर रहे थे तुम लोग? इशिका कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई थी। उसके मन में एक बार ये ख्याल भी नहीं आया था कि उसे कुछ छिपाया जाए। अब उसे यकीन हो चुका था कि जैसे सच छिपाने का कोई मतलब भी नहीं था। इसीलिए उसने हॉस्पिटल से लेकर अभी तक कोई पूरी बात, शेखर की चेतावनी, उसके दिए गए इशारे और अपने मन में उठे शक, सब कुछ एक एक करके जय को बता दिया था। हर बात सुनते हुए जय का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया था। उसे अपनी हुई सुनाई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में अचानक बीते हुए कुछ सालों की यादें घूमने लगी। उसने याद किया कि सुषमा जी हमेशा से शेखर पर ज्यादा प्यार उठाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे वो शेखर को उससे भी ज्यादा चाहती हो। जब भी शेखर कहीं बाहर होता वो अक्सर जैसे वीडियो कॉल करवाती और सिर्फ उससे बातें करने के लिए बेचैन रहती थी। उस समय ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन आज इशिका की बातें सुनने के बाद वो पुरानी यादें अब उसे बिल्कुल अलग नजर आने लगी थी। उसके मन में पहली बार ऐसा सवाल पैदा हुआ था जिसका जवाब शायद उसके लिए पूरी दुनिया बदल सकता था। जय को अचानक इतने गहरे ख्यालों में डूबा देखकर इशिका कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा शायद उसकी बातों पर जय को यकीन नहीं हुआ। यही सोचकर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। भाई, भाई, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? उसके इतना कहते ही जय जैसे अपनी सोच से बाहर आया था। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नरम पड़ गए थे। उसने प्यार से इशिका के सिर पर हाथ फेरा और बिल्कुल शांत सी आवाज में बोला, लाडो, मुझे तेरे ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तेरी एक एक बात पर भरोसा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हमारी माँ नहीं है तो फिर भी उसका शेखर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, क्योंकि वो शेखर से बहुत प्यार करती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो जैसे उन बीते हुए पलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था।
जिन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। दूसरी तरफ इशिका भी अब हर बात को नए नजरिए से समझने लगी थी। उसने कुछ पल सोचने के बाद धीरे से पूछा, भाई क्या हमारी कोई प्रॉपर्टी भी है जो दादू हमारे लिए छोड़कर गए थे? उसका सवाल सुनकर जय कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया था। उसने गहरी सांस ली, फिर थोड़े से बोला, लाडो मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैं पता करवा कर तुझे जरूर बताऊंगा। उसके चेहरे की गंभीरता और भी बढ़ चुकी थी। फिर उसकी आंखों में अचानक गुस्से की चमक लौट आई थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, और अगर एक बार मुझे ये पता चल गया कि तेरे ऊपर हमला किसने करवाया था, उसके बाद वो इंसान मुझसे बच नहीं सकता है। उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा कमरे की खामोशी को और भी ज्यादा भारी बना रहा था। जय को इस हालत में देखकर इशिका के चेहरे पर चिंता उतर आई थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर की लकीर साफ झलक रही थी, लेकिन इस बार वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए डरी हुई थी। उसने बहुत प्यार से कहा, भाई प्लीज आप शांत हो जाओ, और हाँ, जो भी करना ना बिल्कुल शांति से करना। मैं नहीं चाहती कि जो मैं एक बार खो चुकी हूँ वो मैं दोबारा खो दूं। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई थी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और आगे बोली, इस बार जो भी होगा हम दोनों भाई बहन मिलकर सब ढूंढेंगे। उसकी बात सुनकर जय की आंखों में अपनापन उतर आया था। उसने बिना कुछ कहे बस उसका हाथ और भी ज्यादा मजबूती से थाम लिया। उसी पल कमरे के दरवाजे के पास खड़ा शेखर भी उनकी बातों को सुन रहा था। उसने दोनों की तरफ देखा और बेहद ही शांत आवाज में कहा, बटरफ्लाई, इस बार जो भी होगा हम साथ मिलकर करेंगे। उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था जिसने कमरे का माहौल कुछ पल के लिए हल्का कर दिया था। फिर वो धीरे धीरे इशिका के पास आया, बहुत प्यार से उसके माथे पर हल्का सा किस किया और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा कहीं और ही चल रहा था। अपने कमरे में पहुंचते ही शेखर सीधे टेबल पर रखे लैपटॉप के सामने जाकर बैठ गया। स्क्रीन पर लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उसी कैमरे में इशिका और जय की पूरी बातचीत साफ दिखाई दे रही थी। शेखर बिल्कुल शांत होकर सब कुछ देखता रहा। जैसे जैसे दोनों की बातें आगे बढ़ती गई, उसके होठों पर धीरे धीरे एक डबल स्माइल उभर आई थी। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून चमकने लगा था। उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना धीमी लेकिन ठंडी सी वॉइस में खुद से कहा, खेल शुरू हो गया है मॉम, तैयारी कर लो खुद के हथियार को खुद के ऊपर चलाने की। उसके शब्दों में छिपी चेतावनी किसी आगे आने वाले तूफान का एहसास करा रही थी। इतना कहने के बाद उसने आखिरी बार स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इशिका को उसी जुनून भरी नजरों से देखा जैसे वो किसी बहुत बड़ी चाल के पूरे होने का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने आराम से लैपटॉप बंद किया, कुर्सी से उठा और बिना किसी जल्दबाजी के वॉशरूम की तरफ चला गया। उधर दूसरी तरफ जय पूरी तरह बेचैन हो चुका था। इशिका के कमरे से बाहर निकलने के बाद भी उसके दिमाग में वही सवाल लगातार घूम रहे थे। वह अकेला खड़ा खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने इस वक्त प्रेजेंट नहीं बल्कि बीता हुआ समय घूम रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और पुरानी यादें एक एक करके उसके सामने उभरने लगी। फ्लैशबैक, हल्की सी धूप में नहाया हुआ एक पुराना पुल जिसके नीचे शांत नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। उस पुल पर एक बहुत ही छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 1 या 2 साल रही होगी, अपनी नन्ही नन्ही टांगों से लड़खड़ाते हुए इधर उधर चलने की कोशिश कर रही थी। उसके पास ही लगभग 6 या 7 साल का एक छोटा सा लड़का पूरे ध्यान से उसका हाथ थामे उसके साथ साथ खेल रहा था। बच्ची की मासूम हंसी पूरे माहौल में गूंज रही थी, जबकि लड़का हर पल इस बात का ध्यान रख रहा था कि वो गिर ना जाए। लेकिन उसी पुल से थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे 2 कारें खड़ी थी। उन कारों के पास 2 आदमी गंभीर चेहरे लिए आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव और बार बार इधर उधर जाती नजरें साफ बता रही थी कि वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो उन दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख सकता था। पुल पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। नीचे बहती बड़ी सी नदी की लहरें धूप की किरणों से चमक रही थी। लगभग 6-7 साल का वो छोटा सा लड़का पूरे धैर्य से उस नन्ही सी बच्ची को चलना सिखा रहा था। बच्ची की उम्र मुश्किल से 1 या 2 साल या फिर 3 साल की रही होगी। उसके छोटे छोटे कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हर बार वो गिरने से पहले खुद को संभालने की कोशिश करती और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसकी मासूम हंसी पूरे पुल पर गूंज रही थी।
लड़का भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो कुछ कदम पीछे हटते हुए प्यार से बोला, आओ आओ, मेरे पास आओ, जल्दी से आ जाओ। बच्ची अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी। हर कदम उसके लिए किसी बड़ी जीत जैसा था। चलते चलते वो अपनी तोतली जुबान से बार बार हंसते हुए बोल रही थी, बा 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 शो शो शो। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि सुनने वाला भी मुस्कुरा दे। लड़का पुल के आखिर तक गया और फिर उसी की तरफ मुड़कर वापस आने लगा। उसकी बुरी नजर सिर्फ उस छोटी सी बच्ची पर थी। वो मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहा था और धीरे धीरे उसके तरफ कदम बढ़ा रहा था। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक हवा को चीरती हुई गोली तेज सी रफ्तार से उसकी तरफ आई। आवाज पूरे पुल पर गूंज उठी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोली सीधे उस छोटे से लड़के के सीने पर जाके लगी। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसका नन्हा सा शरीर जोर से पीछे की तरफ उछला और रेलिंग से टकराकर सीधे पुल के नीचे बहती हुई नदी में जा गिरा। पानी के भीतर गिरते ही बड़ी सी छींटे उछली और अगले ही पल उसका शरीर तेज बहाव में कहीं गुम सा हो गया। दूसरी तरफ लड़के का हाथ छूटते ही वो बच्ची भी संतुलन खोकर जमीन पर गिर गई। उसने जैसे ही अपने भाई को नदी में गिरते देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो पूरी ताकत से चीखते हुए सिर्फ एक ही शब्द बोल पाई, भा। उसकी टूटी हुई आवाज पूरे पुल पर गूंज उठी थी। उस मासूम चीख के साथ ही पुल के दूसरी तरफ खड़े दोनों आदमी घबरा कर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। दोनों ने तुरंत रेलिंग के नीचे झांककर नदी की तरफ देखा। पानी का बहाव इतनी तेज था कि कुछ ही सेकंड में उस बच्चे का कोई निशान नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ उफनता हुआ पानी ही था। तभी उन दोनों में से एक आदमी, जो उस लड़के का अपना बाप था, बेहद बेरुखी से पीछे हट गया। उसने चेहरे पर न दुख था न ही घबराहट। उसने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा, ये दोनों तो मेरे लिए बोझ ही बनकर आए हैं। पहले इसकी माँ और अब ये, पता नहीं अब क्या आफत आएगी। उसके शब्दों में अपने ही बच्चे के लिए जरा सी भी ममता नहीं थी, जरा सी भी ममता नहीं थी। इतना कहकर वो बिना एक भी बार पीछे देखे वहां से चला गया, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ दूसरा आदमी भी वहीं खड़ा रह गया। उसने कांपती हुई इस छोटी सी बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। बच्ची लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपने नन्हे हाथ से पहले उस आदमी का कुर्ता कसकर पकड़ लिया, फिर कांपती उंगली से पुल के नीचे बहती नदी की तरफ इशारा करते हुए रोते हुए बोली, भा भा भा। वो बार बार उसी दिशा में देख रही थी जहाँ कुछ देर पहले उसका भाई गायब हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अनमोल के पापा थे। उस मासूम बच्चे की हालत देखकर उनका दिल भर आया था। उन्होंने पहली बार बहुत प्यार से उसे चुप कराने की कोशिश की, उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसे अपने गोद में लेकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे। वहां बैठाने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और उस छोटे लड़के को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करने की कहा। यहाँ पे मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि पुराने वाले फ्लैशबैक में जो इशिका ने देखा था, उसमें वो 3 साल की थी और वो लास्ट टाइम पे जब चिल्लाई थी वो उसके पीछे भाग रही थी एंड ऐसा टाइप में उसको लगा था। तो वो फ्लैश अकॉर्डिंग टू इशिका के था, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बचपन में होते हैं और बड़े होने के बाद जब हम बचपन की यादें सोचते हैं तो वो हमारे पास क्लियर नहीं होती है। ऐसे ही इशिका ने जब वो फ्लैशबैक देखा था तो उसके लिए वो यादें क्लियर नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम आप सोच सकते हो कि उसे ये तक नहीं याद था कि वो कितने ईयर्स की थी। हालांकि वो 1.5-2 साल की थी जब वो बोल भी नहीं पाती थी। उसको बस इतना थोड़ा थोड़ा याद था कि उसके भाई को गोली लगी थी एंड वो नीचे गिरा था, इतना याद था। लेकिन उसको क्लैरिफाई में याद नहीं था, मतलब उतना क्लियर नहीं था। जबकि मैंने आपको सुनाया था कि उसने भाई बोला था, उसने चिल्लाया था, उसके पीछे दौड़ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लैशबैक उसने देखा था वो था। अकॉर्डिंग टू जैन जो फ्लैशबैक देखा था वो पूरा टोटल फ्लैशबैक था, क्योंकि वो 6-7 साल का था और उसकी याददाश्त उतनी थी। ठीक है, तो ये वाला फ्लैशबैक आपका रियल है। और यहाँ पे मैंने जो बोला है 1 या 2 या फिर 3 ईयर्स का, तो वो मेनली 1.5 या 2 साल की थी जब वो चलना सीख रही थी एंड बोलना सीख रही थी धीरे धीरे। मतलब थोड़ा थोड़ा वर्ड वो बोल ले रही थी, थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। एंड यहाँ पे आपका उसको उसके फादर का डबल रोल मिलेगा। जो अनमोल के फादर थे उनको काफ़ी अच्छा दिखाया गया था। यस, वो काफ़ी अच्छे थे, कहानी में वो काफ़ी अच्छे हैं इनफैक्ट। बट अनमोल के फादर, जो मैंने बताया था कि 2 आदमी खड़े थे जिनमें से एक ने गोली मारी थी, तो वो तो जिसने गोली मारी थी वो तो जय का अपना खुद का फादर था।
बट वो जो दूसरा आदमी जो अनमोल के फादर वहाँ पे खड़े थे वो स्टार्टिंग से नहीं खड़े थे, वो कुछ देर पहले ही आए थे और वो जस्ट उनसे पूछने के लिए उनके पास जा रहे थे, क्योंकि वो उधर बंदूक किए खड़े थे तो उन्होंने जस्ट पूछने के लिए जा रहे थे कि लाइक वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे गोली मतलब बंदूक लेके क्यों खड़े हैं ऐसे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछते गोली चल चुकी थी, जबकि मैंने बोला था कि 2 आदमी खड़े हैं तो वो 2 आदमी वही थे। फिर वो जाके उधर देखते अपने बच्चे को कि वो मरा है कि नहीं मरा, इसके बाद वो चले जाते, वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये बात उन्होंने पुलिस से बताई थी कि नहीं कि ये काम खुद इनके फादर का है। होप्स हो कि उन्होंने नहीं बताई होगी, क्योंकि अनमोल के फादर जो थे वो मतलब कि सिया के फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तो शायद उन्होंने ये बात नहीं बताई होगी। बस मुझे क्लैरिफाई करना था तो मैंने ये क्लियर कर दिया। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। उधर नदी का तेज बहाव उस घायल बच्चे को अपने साथ बहुत दूर तक बहा कर ले गया था। गोली लगने की वजह से वो पहले ही बेहोश हो चुका था। बहते बहते उसका शरीर नदी के एक किनारे आकर अटक गया था। कुछ स्थानीय लोगों की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो बिना देर किए उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली थी, लेकिन वो लंबे समय तक बेहोश रहा, यानी कि कोमा में था। वक्त गुजर गया, दिन महीनों में बदले और महीनों सालों में। पूरे 6 साल बाद आखिरकार उसकी आंखें खुली। उसकी धुंधली नज़र धीरे धीरे साफ होने लगी। सबसे पहले उसने अपने सामने एक औरत को खड़ा देखा। वो थी सुषमा जी। जय ने अपनी असली माँ को बहुत छोटी उम्र में ही देखा था। उसकी यादें भी अब धुंधली पड़ चुकी थी। शायद इसी वजह से उसे सुषमा जी का चेहरा अपनी माँ से मिलता जुलता लगा। बिना कुछ सोचे उसने तुरंत उठकर उन्हें कसकर गले से लगा लिया और मासूम सी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, माँ। उस पल सुषमा जी ने भी उसे अपनापन दिखाया। शुरुआती दिनों में उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा, उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। उनका प्यार पहले जैसे नहीं रहा था। उनके और जय के बीच अनजानी दूरी बनती चली गई थी। हालांकि जय ने कभी इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके दिल में सिर्फ एक ही अधूरी तलाश जिंदा थी, अपनी छोटी बहन इशिका को ढूंढने की, यानी कि सिया को। वही तलाश उसके जीने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। जय अपने कमरे की तरफ बढ़ तो गया था, लेकिन उसके कदम जैसे अपने आप चल रहे थे। उसका पूरा ध्यान अभी भी उन्हीं बिखरी हुई यादों में उलझा हुआ था। एक एक करके वो हर घटना को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। बचपन की धुंधली तस्वीरें, नदी में गिरना, 6 साल बाद आँख खोलना, सुषमा जी का अचानक उसकी जिंदगी में आना, फिर ऋषिका पर हमला और अब शेखर की बातें। उसे लग रहा था जैसे अब तक जो जिंदगी उसने सच मान कर जी थी उसके पीछे कोई बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ था। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में खोया हुआ वो अपने कमरे में एंटर हुआ। अंदर आते ही श्रेया ने उसकी तरफ देखा। एक नज़र में ही उसे समझ आ गया कि जय का चेहरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी और वो कहीं बहुत दूर खोया हुआ लग रहा था। श्रेया धीरे से उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, आप टेंशन में लग रहे हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। जय जैसे अचानक अपनी सोच से बाहर आया हो। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसके होठ भले ही झूठ बोल रहे थे, उसका मन लगातार सच्चाई से लड़ रहा था। उसने नजर झुकाते हुए मन ही मन सोचा, मैं श्रेया को टेंशन में नहीं डाल सकता, लेकिन अगर सच में मम्मी ने ईशू का एक्सीडेंट करवाया है तो शायद श्रेया भी सेफ नहीं है। मुझे कुछ भी करके सबसे पहले श्रेया को यहाँ से भेजना होगा और अब मुझे हर चीज़ की शुरुआत वहीं से करनी होगी, उस हॉस्पिटल से जहाँ 6 साल पहले मेरी आंखें खुली थी। शायद वहीं से मुझे मेरे सवालों का जवाब मिले। उसके चेहरे पर अब एक नया फैसला साफ दिखाई दे रहा था। वो जान चुका था कि अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। श्रेया चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। जय उसे चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने समय साथ रहने के बाद वे उसके चेहरे के पीछे छिपी बेचैनी को आसानी से पहचान सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि जय किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका है। फिर भी उसने उससे दोबारा सवाल नहीं किया। वो जानती थी कि अगर जय अभी कुछ नहीं बताना चाहता तो उससे पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। उस पर जबरदस्ती करना सिर्फ उसकी परेशानी बढ़ाना होगा। इसीलिए उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप उसके पास बैठ गई, ताकि उसे ये एहसास रहे कि चाहे कुछ भी हो वो बिल्कुल उसके साथ है। दूसरी तरफ शेखर अपने वॉशरूम से बाहर निकला।
उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडी शांति थी। वो बिना किसी जल्दबाजी के सीधे क्लोजेट के रूम में गया। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकला। उसके कदमों में वही कॉन्फिडेंस और आंखों में वही खामोश जुनून साफ दिखाई दे रहा था। नीचे पहुंचते ही कुणाल और जय पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों ने बिना ज्यादा बातचीत के एक दूसरे की तरफ देखा और फिर साथ में बाहर निकल गए। कुछ ही देर में तीनों एक ही गाड़ी में बैठ चुके थे। उनके पीछे गार्ड्स की गाड़ियां भी तैयार खड़ी थी। इंजनों की आवाज के साथ पूरा काफिला धीरे धीरे मेंशन से निकल पड़ा और सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ गया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन उस गाड़ी में बैठे तीनों लोगों के मन में अलग अलग तूफान चल रहे थे। अब सवाल सिर्फ एक नहीं था, सवालों का पूरा तूफान उनके सामने खड़ा था। आखिर इशिका के साथ जबरदस्ती किसने की थी? उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या सुषमा जी सच में उतनी मासूम नहीं थी जितनी वो खुद को दिखाती थी, या फिर उनके चेहरे के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था? शिखर अब ईशानी के साथ आगे कौन सी नई चाल चलने वाला था? क्या इशिका आने वाले उस बड़े खतरे से खुद को बचा पाएगी, या फिर एक बार फिर किसी साजिश का शिकार बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, नफरत, बदले, धोखे और अधूरे रिश्तों के बीच पनपती इस अनोखी प्रेम कहानी का अंजाम आखिर क्या होगा? हर जवाब अपने साथ एक नया राज लेकर आने वाला है और असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो सुनते रहिए यू आर ओनली माफियाज गर्ल, ओनली ऑन डार्क ऑब्सेशन डायरीज पर। सो हेलो एवरीवन, आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी बारिश हुई है और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्स नहीं लेने पड़े हैं। दैट्स वाई कि आज मेरा एपिसोड थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है, आपको पता तो चल ही रहा होगा। एंड मेरा गला का पेन भी आज काफ़ी हद तक बेटर है। सो होप करती हूँ कि आज आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लें, क्योंकि ऐसी और इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।